इंसान की जिंदगी में बाज़ वाक़यात ऐसे भी हो जाते हैं कि जिन्हें वो चाहकर भी भुला नहीं सकता। ऐसा ही एक वाक़या मेरे एक दोस्त के साथ पेश आया। ये कहानी उसने मेरे साथ उस वक्त शेयर की थी जब हम कॉलेज में एक साथ पढ़ा करते थे। तो आइए आज ये कहानी मैं आपको उसी की ज़बानी सुनाता हूँ। मेरा नाम अदनान है और ये वाक़या मेरे साथ उस वक्त पेश आया जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था। शायद ये गर्मियों के दिन थे और स्कूल की छुट्टियां भी होने वाली थी। हर किसी को स्कूल के छोड़ने का दुख था क्योंकि इतना अरसा साथ पढ़ने की वजह से हम लोग एक दूसरे से काफी हद तक मानूस हो चुके थे। और इन्हीं दिनों में मुझे एक लड़की से प्यार भी हो गया था। मैं अंदर ही अंदर से अफसुर्दा और गमज़दा था क्योंकि अब 3 महीने के लिए मैं अपनी हफ्सा को ना देख पाऊंगा, जबकि दूसरी तरफ हफ्सा को भी एक दूसरे से दूर हो जाने का दुख सता रहा था। न जाने क्यों आज हफ्सा मुझे इतनी उदास नजर आ रही थी। वो हमारी क्लास की सबसे ज़हीन और खूबसूरत लड़की थी। पिछले 2 सालों से हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जान चुके थे और फिर न जाने ऐसा क्या हुआ कि देखते ही देखते वो मेरे दिल में बस गई। उसे देखे बिना मेरा एक पल भी ना गुजरता था। आखिरकार एक दिन मैं ये बात तस्लीम करने पे मजबूर हो गया कि मैं हफ्सा से बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ, लेकिन ये बात मेरे दिल में ही रह गई। वो इस कदर स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की थी कि मुझे उसके गुस्से से डर लगने लगा था। मैं दिल ही दिल में सोचता था कि अगर मैंने उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया तो शायद वो कहीं बुरा ना मान जाए। आज स्कूल में हमारा आखिरी दिन था। मैं घर से तो यही सोच कर आया था कि आज हफ्सा को अपने दिल की बात कह ही डालूंगा, मगर इससे पहले कि मैं हफ्सा को कुछ बोल पाता, सर कासिम की आवाज मेरे कानों से टकराई। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज स्कूल का आखिरी दिन है और अब आपको स्कूल छोड़ने का दुख भी हो रहा होगा। हमारी दुआ है कि आप अपनी जिंदगी में खूब तरक्की करें, लेकिन याद रहे कि ये सिलसिला एक बार फिर से जुड़ जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैंने आपके लिए एक ऐसे ट्रिप का इंतजाम कर लिया है कि जहां हम बहुत सारी हसीन यादें हमेशा हमेशा के लिए अपने जहनों में कैद कर लेंगे। इतना कहकर सर खामोश हो गए और पूरी क्लास बड़े तजस्सुस से उनकी जानिब देखने लगी। जी सर। आखिर ऐसा क्या सरप्राइज है? पूरी क्लास ने बायक वक्त एक जबान होकर बोला, जबकि मैं अपनी कनखियों से हफ्सा की जानिब देखे जा रहा था। उसकी आंखों में छाई हुई उदासी साफ नजर आ रही थी। देखो बेटा, कल से स्कूल को छुट्टियां हो रही हैं, तो मैंने सोचा है क्यों ना आपके लिए एक ट्रिप ऑर्गेनाइज कर लूं। लिहाजा इस बार मैंने एक ऐसी जगह ढूंढी है जहां आपको फन के साथ साथ एडवेंचर का मौका भी मिलेगा। और शायद ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स शायद घबरा जाए। आप सभी लोगों ने खंडर हवेली के मुतालिक तो जरूर सुना होगा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। ये सिर्फ लोगों की महज खाम ख्याली है। इस बार हम सभी लोग खंडर हवेली का विजिट करेंगे। लिहाजा आप सब लोग कल तैयार होके ठीक 11 बजे यहाँ पहुँच जाइएगा ताकि हम वक्त पर अपना सफर शुरू कर सके। इतना कहकर कासिम सर खामोश हो गए। और हाँ, याद रहे, डरने की जरूरत नहीं। हवेली के साथ साथ बहुत सारा खूबसूरत इलाका भी मौजूद है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत एंजॉय करेंगे। इतना कहकर कासिम साहब क्लास से बाहर निकल गए और फिर उनके पीछे ही बाकी तमाम स्टूडेंट्स भी। मैं भी बाहर जाने के लिए जैसे अपनी सीट से उठा तो मुझे हफ्सा की आवाज सुनाई दी। मैंने फौरन ही पीछे मुड़कर देखा, लेकिन हफ्सा तो वहां मौजूद ही ना थी। अरे ये क्या, हफ्सा कहाँ चली गई? मैंने फौरन ही खुद को मलामत करते हुए कहा। हो सकता है वो मुझसे पहले ही क्लासरूम से बाहर निकल गई हो। न जाने मैं इतना अजीब क्यों हो गया हूँ कि मुझे हर तरफ हफ्सा ही दिखाई देती है। खैर, आज तो मुझे मौका नहीं मिल पाया, लेकिन ट्रिप पर जरूर मैं हफ्सा को अपने दिल का हाल सुना दूंगा। ये सोचकर मैंने अपने कदम आगे की जाने बढ़ा दिए और थोड़ी ही देर में घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही मैं हमेशा की तरह सीधा अपने रूम में जाकर बिस्तर पर लेट गया और फिर न जाने कब मुझे नींद आ गई। अदनान वहां मत जाना, वो खंडर हवेली बहुत खतरनाक है। कोई नादीदा सी आवाज मेरे कानों में गूंजी। अदनान प्लीज, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचा लो। वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा।
अगले ही लम्हे एक जोरदार चीख मेरे कानों से टकराई और मैं हड़बड़ाकर नींद से उठ बैठा। ये चीख मेरी हफ्सा की थी। मैंने फौरन ही घबराहट के आलम में इधर उधर देखा, लेकिन शायद तब तक अम्मी मेरे रूम में आ चुकी थी। अरे अरे अदनान बेटा, क्या हुआ? लगता है शायद तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा है। अम्मी ने फौरन ही मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जी अम्मी जी, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि दुरूद पाक पढ़कर सोया कर, लेकिन तुम हो कि मेरी बात ही नहीं मानते। जी अम्मी जी, बस मैं थका हुआ था तो आते ही मुझे नींद आ गई। मैंने घबराते हुए अम्मी को जवाब दिया, चलो बेटा, दुरूद पाक पढ़कर सुकून से सो जाओ। जी अम्मी जी, इतना कहकर मैं फिर से अपने बिस्तर पर लेट गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरी तबीयत काफी हशाश बशाश थी। मैंने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक किया और अपने घर वालों को अलविदा करके स्कूल की जानिब बढ़ने लगा। मैं जैसे ही अपने क्लासरूम में पहुंचा तो मेरी आंखों ने वो मंजर देखा जिससे मेरे दिल पर कयामत गुजर गई। हफ्जा रिजवान के साथ बैठी हुई थी और वो दोनों खुशगपियों में मसरूफ थे। अरे ये क्या, मैं आज तक हफ्जा को अपने दिल की बात ना कह पाया। कहीं ये तो नहीं हुआ कि रिजवान ने मुझसे पहले ही हफ्जा से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया हो? अगर ऐसी बात है तो ये बहुत बुरा हुआ है। मैं दिल ही दिल में खुद को कोसते हुए क्लासरूम में अपनी बेंच की जाने बढ़ने लगा। मेरी नजर अब भी हफ्सा पर थी, जो अदनान के हाथ में हाथ डाले हुए अब भी खिलखिलाकर बातें कर रही थी। अरे यार अदनान, तू कब आया? रिजवान ने मुझ पर नजर पड़ते ही फौरन से पूछा। मैं तो बस अभी अभी ही क्लास में दाखिल हुआ हूँ। मैंने अपना मुंह भुसौरते हुए हफ्सा की जानिब देखा। और सुनाए मैडम हफ्सा, क्या हो रहा है? तुम्हारी और रिजवान की तो बिल्कुल भी नहीं बनती थी, तो आज तुम दोनों। मैंने फौरन ही सवालिया नजरों से हफ्सा की जानिब देखा। कल तक जो लड़की मुझे दूर से देखकर मुस्कुराती थी, आज वो अपने हाथों में किसी और का हाथ लिए बैठी थी। न जाने मैं अब तक क्यों उसकी इस मुस्कुराहट को अपने लिए मोहब्बत समझता रहा था। मेरे सवाल पर हफ्सा ने मुझे कोई जवाब न दिया, लेकिन मैंने उसकी आंखों में मोहब्बत के रोशन सितारे देख लिए थे, जो शायद मेरे लिए नहीं बल्कि रिजवान के लिए थे। उस वक्त मेरा दिल कर रहा था कि मैं खुद को शूट कर लूं। मैं अंदर ही अंदर गुस्से से कांप रहा था। रिजवान और हफ्सा का यूं एक साथ बैठना मेरे दिल पर गरा गुजर रहा था, लेकिन मैं मजबूर था, कुछ कर भी ना सकता था। अगले ही लम्हे मेरे जहन में ख्याल आया कि क्यों ना इनकी खुशी बर्बाद कर दूं। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए एक्टिंग की। अरे भाई, मुबारक हो तुम दोनों को, कब ट्रीट दे रहे हो? मेरी ये बात सुनकर रिजवान और हफ्सा मुस्कुराने लगे। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर देंगे तुम्हें ट्रीट, बस जरा ट्रिप से तो वापस आ जाए। इतना कहकर हफ्सा और रिजवान मुस्कुराने लगे, जबकि मैं गुस्से से तिल मिलाता हुआ क्लासरूम से बाहर आ गया। मेरा खून बुरी तरह से खौल रहा था और मैं गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। इससे पहले कि मेरे दिमाग की कोई रग फट जाती, अचानक ही कासिम सर की आवाज मेरे कानों से टकराई। अरे अदनान बेटा, तुम यहाँ? वैसे तुम सब लोगों की इत्तला के लिए अर्ज है कि ट्रिप का प्रोग्राम आज कैंसिल हो गया है, लिहाजा हम कल अपना सफर शुरू करेंगे। मेरे ख्याल में मुनासिब रहेगा कि तुम अपने बाकी दोस्तों को भी इस खबर से आगाह कर दो। कासिम साहब ने मुस्कुराते हुए मुझे मुखातिब किया, मगर उनकी ये बात मेरे लिए कोई मायने न रखती थी। मेरा दिल बुरी तरह से टूट चुका था और मैं एक लम्हे को भी यहाँ मजीद नहीं रुकना चाहता था। लिहाजा मैं कासिम साहब की बात सुनी अनसुनी करके लंबे लंबे डग भरता हुआ अपने घर की जानिब रवा दवा था। मेरे जहन पर मानो जैसे बिजलियां कूद रही थी और मेरी आंखों के सामने बार बार हफ्सा और रिजवान का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी अम्मी बरामदे में बैठी हुई थी। मैंने उनसे बिना बात किए अपने कमरे की तरफ ही जाना मुनासिब समझा, लेकिन इससे पहले कि मैं अपने कमरे में दाखिल हो पाता, मुझे एक जोरदार चक्कर आया और मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। मुझे यूं बेहोश होता देखकर अम्मी जोर से चिल्लाई, अदनान, अदनान बेटा, क्या हुआ? अरे नौरीन, नौरीन। मेरी हालत देखकर अम्मी जोर से चिल्लाई और बाजी नौरीन को आवाजें देने लगी। हाय अल्लाह, क्या हो गया मेरे अदनान को? हाय मेरा बेटा, बेटा आंखें खोलो। अम्मी जोर जोर से मेरा मुंह थपथपाने लगी, लेकिन मेरी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होती जा रही थी।
जब मुझे होश आया तो डॉक्टर साहब मेरे बिस्तर पर ही मौजूद थे। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे बेटे को? आंटी, मैंने अच्छी तरह से इनका चेकअप कर लिया है, मुझे और तो कोई मसला नहीं लग रहा, लेकिन शायद इनको कोई गहरा सदमा पहुंचा है जिसकी वजह से ये बेहोश हो गए थे। डॉक्टर ने अम्मी की जानिब देखते हुए कहा, हाय बेटा, अल्लाह माफ करे, भला मेरे बेटे को क्या सदमा हो सकता है? ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, हमेशा खुश रहता है। डॉक्टर साहब की बात सुनकर अम्मी फिर से परेशान हो गई। अरे आंटी, आप फिक्र ना करें, मैं कुछ दवाएं लिखकर दे देता हूँ, हो सकता है किसी कमजोरी की वजह से ऐसा हुआ हो। इतना कहकर डॉक्टर साहब ने नुस्खा लिखा और वहां से चले गए। ये रात के 2 बजे का वक्त था और मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि ना तो मैं सोया था और ना ही मैं जागा हुआ था, बल्कि मेरे जहन पर एक अजीब सी गनूदगी तारी थी। अचानक से मेरे कानों में हफ्सा की आवाज सुनाई दी, वही नादीदा आवाज जो उस रात मैंने सुनी थी। अदनान, अदनान, हवेली मत आना, वो खंडर हवेली, मुझे बचाओ, अदनान प्लीज मुझे बचाओ। मेरे कानों में फिर से हफ्सा की आवाजें गूंजने लगी और मैं एकदम से घबरा कर उठ बैठा। ये कोई ख्वाब है या हकीकत? अगर ये सच है तो हफ्सा मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? मैंने अंधेरे में अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाते हुए खुद से खुद कलामी की। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। अगर अम्मी को बताता हूं तो वो मुझे ट्रिप पर नहीं जाने देगी, और ऊपर से वो रिजवान, कहीं वो मेरी हफ्सा को मुझसे छीन ना ले। अगर मैं ये बात किसी को भी बताता हूँ तो मेरी बदनामी होगी और मेरे दोस्त तो मुझे जीने नहीं देंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये एक ख्वाब है, चाहे जो भी हो जाए, हफ्सा मेरी है, मैंने खुद को तसल्ली देते हुए कहा। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि अगली सुबह उससे भी ज्यादा हंगामा खेज होगी। सुबह उठते ही मैंने नाश्ता किया और निकलने के लिए तैयार हो गया। मैं अभी अपनी पैकिंग कर ही रहा था कि अम्मी चलती हुई मेरे पास आई। अदनान बेटा, अपना ख्याल रखना और वहां पहुंचकर जरूर से मुझे इतला देना, और याद रहे कि कोई उल्टी सीधी हरकत भी मत करना। डॉक्टर ने तुम्हें पहले ही आराम का मशवरा दिया है, मगर तुम हो कि हमारी बात कहाँ मानते हो। अम्मी ने डर और गुस्से की मिली जुली कैफियत से मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे जी अम्मी, मैं कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी हूँ, आप फिक्र न करें, मैं अपना जरूर ख्याल रखूंगा। मैंने अम्मी को तसल्ली देते हुए कहा, चलो ठीक है मेरा बच्चा, अल्लाह की अमान में दिया। ठीक है अम्मी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैंने फौरन ही अपना बैग उठाया और घर से बाहर आ गया। स्कूल के करीब पहुंचते ही मैंने देखा कि बस अपने सफर के लिए तैयार थी। मैं जल्दी जल्दी से बस में सवार हो गया, मगर मेरी नजरें अब भी हफ्सा को ढूंढ रही थी। हालांकि वो मेरी नजरों के बिल्कुल सामने रिजवान के साथ बैठी हुई थी, लेकिन रात वाला ख्वाब अब भी किसी फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने चल रहा था। मेरे जहन में बार बार वही ख्वाब और अस्मा की चीख गूंज रही थी। तकरीबन दिन भर सफर करने के बाद हम शाम को खंडर हवेली पहुंच चुके थे। कासिम साहब ने इस हवेली के पास ही एक होटल में पहले ही बहुत से कमरे बुक कर रखे थे। रिजवान, आसिम और मुझे एक ही कमरा मिला, जबकि हफ्सा और सोनिया को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। क्या मुसीबत है, अब मुझे इसका मनहूस चेहरा पूरी रात देखना पड़ेगा। मैंने रिजवान की जानिब देखते ही दिल में उसे कोसना शुरू कर दिया, लेकिन अगले ही लम्हे रिजवान की आवाज मेरे कानों से टकराई। अरे यार आसिम, जरा इधर तो देखो, ये अदनान को क्या हो गया है? ये तो बड़ा चुप चुप रहने लगा है। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, सोनिया और हिफ्सा दोनों कमरे में आ धमकी। अरे भाई, किसके बारे में बात हो रही है? ओहो अदनान साहब, पता नहीं ये क्यों उदास है। खैर, मैंने तो इस बात का नोटिस नहीं लिया। ये भी हो सकता है कि खंडर हवेली का सुनकर अदनान साहब के हाथ पांव ठंडे हो रहे हों। हफ्सा ने मेरा मजाक उड़ाते हुए रिजवान की जानिब देखा और वो दोनों ही खिलखिलाकर मेरा मजाक उड़ाने लगे। हफ्सा के मुंह से निकली हुई ये बात मेरे दिल पर किसी तीर की तरह पेवस्त हो गई। मैं गुस्से से दिल मिलाने लगा। उस रात काफी देर तक हफ्सा और रिजवान ने गप्पे लगाई, लेकिन ठीक रात 10 बजे
हफ्सा और सोनिया अपने कमरे में सोने के लिए चली गई, लेकिन मैं अब भी अपने बिस्तर पर करवटें ले रहा था। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी और मेरा दिल गम से बोझल था। न जाने मैं कितनी देर तक इसी हालत में पड़ा रहा, मगर आहिस्ता आहिस्ता नींद ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया। जैसे ही रात के 2 बजे तो मुझे फिर से वही ख्वाब नजर आया। मैं उस वक्त शायद गहरी नींद में था। मुझे हफ्सा की वही नादीदा आवाज सुनाई दी, अदनान, तुम्हें मैंने मना किया था कि यहाँ मत आना, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम सब के सब मारे जाओगे, सब के सब। हा 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 हा। मुझे यूं घबराया हुआ देखकर हफ्सा जोर जोर से कहकहे लगाने लगी और मैं घबरा कर अपने बिस्तर पर उठ बैठा। उफ मेरे खुदा, आखिर ये क्या राज है? वो हफ्सा जो मुझे रोज मदद के लिए पुकारा करती थी, आज इतनी भयानक शक्ल लिए कह कहे क्यों लगा रही थी। मैं सोच सोच के पागल हुआ जा रहा था कि आखिर इस ख्वाब में क्या राज है। मैं राहदारी से चलता हुआ होटल से बाहर निकल आया, लेकिन यहाँ भी एक अजीबो गरीब फिजा कायम थी। हर तरफ काला घुप अंधेरा और दूर से नजर आती हुई वो पुरानी खंडर हवेली बहुत ही वहशत ज़दा मंजर पेश कर रही थी। मैं तो बाहर इसलिए आया था कि खुली फिजा में कुछ देर सांस ले सकूं, लेकिन अचानक मुझे महसूस हुआ कि मुझे यहाँ वहशत महसूस हो रही है और मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है। मैंने एकदम घबरा कर पीछे की जानिब देखा, मगर वहां कोई भी मौजूद ना था। अब मुझे यहाँ रुकने में डर लगने लगा था। मैं तेजी से कदम उठाता हुआ जल्दी से वापस अपने कमरे में आया और अपने बिस्तर पर सो गया। सुबह होते ही सब लोगों ने तैयारी की और नाश्ते से फारिग होकर हम सभी हवेली देखने के लिए निकल गए। कल रात तक जो हवेली एक वहशतनाक मंजर पेश कर रही थी, दिन की रोशनी में ये काफी पुरशिकोह नजर आने लगी थी। हवेली के अंदर दाखिल होकर मुझे पता चला कि ये एक बहुत शानदार हवेली थी, जिसका एक हिस्सा तो बंद था, मगर बाकी हवेली की शान और शौकत देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने इसे बड़ी फुर्सत से तैयार किया है। लेकिन मेरी नजरें अब भी उसी बोर्ड पर मरकूज थी जिस पर यह लिखा हुआ था, यहाँ आना मना है। ये तहरीर पढ़ते ही मेरे जहन में हफ्सा की चीखें सुनाई देने लगी। जरूर कोई गड़बड़ है, ये हवेली कोई आम जगह नहीं। आखिर यहाँ दाखिल होना क्यों मना है? मैं अभी इन्हीं सोचों में मसरूफ था कि हफ्सा की आवाज मेरे कानों से टकराई। कासिम सर, ये जगह खुलवाए ना। मुझे तो लगता है ये कोई खास जगह है और यहाँ कोई खजाना दफन है। शायद उन्हें इस खजाने के चोरी हो जाने का डर है, इसी वजह से उन्होंने ये बोर्ड लगा रखा है। हफ्सा ने कासिम सर से मजाक करते हुए कहा। अरे नहीं हफ्सा बेटा, जब लिखा हुआ है कि यहाँ आना मना है तो इस जगह को खोलना ठीक नहीं। कासिम साहब की ये बात शायद हफ्सा को नागवार गुजरी। उसकी आंखों में मौजूद चमक एकदम से कहीं गायब हो गई थी। वो काफी देर तक कासिम सर को हवेली के उस बंद हिस्से पर जाने के लिए मजबूर करती रही, लेकिन अब उन्होंने हतमी तौर पर वहां जाने से इनकार कर दिया था। खैर, सबने वहां बहुत इंजॉय किया। जब रात हुई तो हम लोग होटल वापस आ गए। हम लोग काफी थके हुए थे। सब अपने अपने कमरों में सो गए। ठीक रात के 2 बजे मुझे फिर से वही आवाज सुनाई दी और मैंने लेटे लेटे ही अपनी आंखें खोल दी। मुझे हैरत का झटका तो उस वक्त लगा जब रिजवान अपने बिस्तर पर मौजूद न था। ओह गॉड, ये रिजवान कहाँ चला गया? मैं एकदम से परेशान होकर अपने बिस्तर पर उठ बैठा। शायद शायद वो बाहर गया होगा। कहीं कहीं वो हफ्सा को मिलने तो नहीं गया। हफ्सा का ख्याल आते ही मैं फौरन अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और तेज तेज कदम उठाता हुआ होटल से बाहर निकल आया। मैं जो मंजर अपने सामने देख रहा था, शायद मेरी आंखें उस पर यकीन न कर पा रही थी। हफ्सा और रिजवान हाथों में हाथ डाले हुए उस खंडर हवेली की जाने बढ़ रहे थे। मैं भी चुपके चुपके उनके पीछे हो लिया और जल्द ही उनके इतने करीब हो गया कि उनकी बातें सुन सकूं। यार हफ्सा, तुम्हें नहीं लगता कि उस हवेली की तरफ इस वक्त जाना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है? रिजवान ने खौफजदा लहजे में हफ्सा की जानिब देखते हुए कहा। ओ कमन यार रिजवान, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो फिर चलो मेरे साथ। आखिर देखे तो सही कि इस हवेली में ऐसी क्या बात है
हफ्सा ने गुस्से से रिजवान की जानिब देखते हुए कहा और उसका हाथ पकड़कर घसीटने वाले अंदाज में हवेली की जानिब बढ़ने लगी। अंधेरा इस कदर गहरा था कि उन दोनों को मेरी मौजूदगी का एहसास तक न हुआ। थोड़ी दूर चलने के बाद हम तीनों ही हवेली जा पहुंचे। उस रात हफ्सा इतनी बेखौफ नजर आ रही थी कि मानो जैसे वो उसी का ही घर हो। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने फौरन से दरवाजे को एक धक्का दिया और दरवाजा एक खौफनाक चिरचिराहट के साथ खुलता चला गया। देखते ही देखते वो दोनों हवेली के सहन में दाखिल हो गए। अब उन दोनों का रुख हवेली के उस कमरे की जानिब था जहां पर वो बोर्ड आवेजा था। मगर ये क्या, उस दरवाजे पर तो अब एक ताला लगा हुआ था। वो दोनों दरवाजे के पास पहुंचते ही एक लम्हे को रुक गए। अरे यार रिजवान, दिन के वक्त तो यहाँ कोई भी ताला मौजूद न था, मगर अब ये कहाँ से आ गया? अफसा ने बेचैन होते हुए रिजवान की जानिब देखा। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस कमरे के अंदर जरूर झांकना है। आखिर ऐसी क्या बात है कि उन्होंने इस कमरे को हमेशा हमेशा के लिए लॉक कर दिया। चलो जल्दी करो, इस ताले को तोड़ दो। खैर काफी देर की मुशक्कत के बाद रिजवान ने एक ईंट ढूंढी और जैसे कैसे करके उस ताले को तोड़ डाला। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वो दोनों कमरे के अंदर दाखिल हो गए और दरवाजा खुद ब खुद ही बंद हो गया। जबकि मैं बड़ी परेशानी के आलम में हफ्सा के बारे में सोच रहा था। आखिर वो इस वीरान खंडर में रिजवान के साथ यहाँ क्या करने आई थी? मेरे दिल में तरह तरह के अजीबोगरीब ख्यालात आ रहे थे और मैं गुस्से से लाल हो रहा था। ओ नहीं, आखिर आखिर मेरी हफ्सा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं दिल ही दिल में हफ्सा की बेवफाई पर खुद को कोस रहा था। चाहे जो भी हो जाए, मैं हफ्सा को रिजवान के साथ नहीं रहने दूंगा। मैंने तेजी से अपने कदम उस कमरे की जानिब बढ़ा दिए, मगर इससे पहले कि मैं दरवाजे को खोल पाता, अंदर से हफ्सा की चीखें सुनाई देने लगी। रिजवान, रिजवान ये तुम क्या कर रहे हो? खुदा के लिए प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज रिजवान ऐसा मत करो। अगले ही लम्हे हफ्सा की चीखों की आवाज मेरे कानों से टकराई और मैं गुस्से से पागल हो गया। मैं बुरी तरह से दरवाजे को पीट रहा था, मगर दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था। मैं उस बंद दरवाजे के साथ अपना सर टकराने के सिवाय और कुछ भी ना कर पाया था। मैं गमज़दा बोझल कदम लिए वापस अपने होटल की जानिब बढ़ने लगा और अपने कमरे में आकर अपने बिस्तर पर दराज हो गया। रिजवान ने हफ्सा की इज्जत लूट ली और फिर उसका गला दबाकर उसे वहीं मार डाला। मैं अपनी हफ्सा को बचा ना पाया। अगले दिन जब सुबह हुई तो पूरे होटल में कोहराम सा बपा हो गया। सुबह से दोपहर हो चुकी थी। सब स्कूल वाले परेशान थे। उन्होंने हफ्सा को हर जगह ढूंढा, मगर वो उन्हें ना मिली। मैं भी दिल ही दिल में खौफजदा था कि अगर मैं हफ्सा के बारे में कुछ बोलता हूँ तो शायद रिजवान मेरे ऊपर कोई इल्जाम न धर दे। तकरीबन ठीक दोपहर के वक्त आसिम को हफ्सा का एयर रिंग मिला, जबकि रिजवान ने अभी तक हफ्सा की गुमनामी का ड्रामा रचाया हुआ था। वो कमीना ऐसे बिहेव कर रहा था कि जैसे उसे किसी चीज का कोई इल्म नहीं। मैं दिल ही दिल में तो गुस्से से खौल रहा था, मगर किसी सबूत के बगैर मैं उसे इल्जाम नहीं दे सकता था। हम लोग पूरा दिन हफ्सा को ढूंढते रहे, मगर वो हमें कहीं भी ना मिली। रात के तीसरे पहर फिर से मेरे कानों में हफ्सा की आवाजें गूंजने लगी। अदनान, अदनान तुम सो रहे हो, मुझे बचाया क्यों नहीं? मैं फौरन ही अपनी आंखें मलता हुआ बिस्तर से उठ बैठा। हैरानी तो मुझे उस वक्त हुई जब अचानक से कमरे में एक होला सा नमूदार हुआ। ये कोई ख्वाब नहीं, बल्कि एक हकीकत थी। मैं अपनी खुली आंखों से उसे वाज़ेह तौर पर देख सकता था। मेरे देखते ही देखते उस ह्योले ने एक नस्वानी सूरत इख्तियार कर ली, और ये सूरत किसी और की नहीं बल्कि हफ्सा की थी। मैंने एकदम गुस्से से रिजवान की जानिब देखा तो वो अभी भी अपने बिस्तर पर सोने का ड्रामा कर रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, हफ्सा ने फौरन ही रिजवान का गला दबाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते रिजवान की आंखें बाहर को उबल पड़ी। हाँ, हफ्सा, हफ्सा प्लीज मुझे माफ कर दो। वो घिघिया रहा था और अपनी जान बचाने के लिए हाथ पांव मार रहा था, मगर हफ्सा थी कि उसके सर पर खून सवार था। उसने रिजवान की एक भी बात न सुनी, बल्कि उसके गले पर अपनी पकड़ और भी सख्त किए जा रही थी। चंद लम्हे तड़पने के बाद आखिरकार रिजवान ने अपनी जान दे दी, जबकि हफ्सा ने उसे उठाकर
होटल के कमरे से नीचे फेंक दिया। रिजवान की लाश नीचे गिरते ही पूरे होटल में एक कोहराम सा मच गया, जबकि हफ्सा वहां से कहीं गायब हो गई। थोड़ी ही देर बाद होटल में पुलिस आ गई और ये तस्दीक हो गई कि ये किसी और की नहीं बल्कि रिजवान की लाश है। लाश की हालत इस कदर मस्क हो चुकी थी कि उसे पहचानना मुश्किल हो रहा था। उफ मेरे खुदा, ये क्या हो रहा है? पहले हफ्सा गायब हो गई और अब ये रिजवान का कत्ल। आखिर ये सब क्या हो रहा है? सोनिया बुरी तरह से घबराई हुई थी। चाहे जो भी हो जाए, मैं अभी और इसी वक्त अपने घर जाना चाहती हूँ। शायद सोनिया बुरी तरह से घबरा गई थी। उस रात मैंने सोनिया को बहुत तसल्ली दी और उसके कमरे तक छोड़ आया। एक अजीब से खौफ ने हम सबको अपनी लपेट में ले लिया था। मुझे इस बात की समझ ना आ रही थी कि आखिर कातिल रिजवान था या फिर हफ्सा, क्योंकि थोड़ी ही देर में पूरे होटल में चीखें गूंजने लगी। रिजवान को मारने के बाद शायद हफ्सा की रूह अब टीचर के कमरे में घुस गई थी। मैं तुम सबको मार डालूंगी, कोई भी तुम में से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। तमाम लड़कियां बुरी तरह से खौफ का शिकार हो चुकी थी और कोई भी वहां होटल में रुकने पर तैयार नहीं था। इससे पहले कि हम लोग उस होटल से निकल पाते, हफ्सा फिर से नमूदार हुई। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वो गुस्से से तिलमिला रही थी। नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, तुम सब शामिल हो। रिजवान ने मुझसे मोहब्बत का झूठा दावा किया और मेरी इज्जत लूट ली। मैं तड़पती रही और चीखती रही, मगर कोई भी मेरी जान बचाने के लिए वहां ना आया। और अब तुम सबका भी वही अंजाम होगा जो मेरा हुआ है। न कहकर हफ्सा ने एक जोरदार कहका लगाया और वहां से गायब हो गई। रिजवान की मौत के बाद पूरे होटल में एक सनसनी सी दौड़ गई और वहां मौजूद बाकी लोगों को भी इस पूरे मामले का इल्म हो गया। इस तमाम वाकये की खबर उस होटल में मौजूद एक आमिल साहब को भी हो गई, जो कि वहां किसी काम से रुके हुए थे। हमें यूं खौफजदा होते देखकर वो भी वहां पहुंचे। उस रात देखा हुआ तमाम वाकया मैंने आमिल साहब के गोश गुजार कर दिया। मैं अपने दिल ही दिल में बहुत नादिम और शर्मसार था कि मैं हफ्सा को ना बचा पाया। शायद रिजवान के साथ उसकी मोहब्बत ने मेरे दिल में उसके लिए नफरत पैदा कर दी थी। सब कुछ देखने और जानने के बावजूद भी मैंने उसकी कोई मदद ना की। लेकिन खैर, अब क्या हो सकता था? मैं भी खुद को दिल ही दिल में उसका मुजरम महसूस करने लगा और सिवाय खुद को कोसने के अब मेरे पास कोई और चारा ना था। आमिल साहब ने सारी रुदात सुनने के बाद अपनी आंखें बंद कर ली और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगे। लेकिन अब की बार जो बात उन्होंने हमें बताई उसने हमारी आंखें खोल दी। बेटा, वो वो एक रूह है और शायद कई सालों से यहाँ रह रही है। जिस लड़के का अभी कत्ल हुआ है वही उसका असल मुजरिम है। आज से कई बरस पहले रिजवान उस लड़की को इस होटल में ले आया था और यही हवेली दिखाने के बहाने उसकी इज्जत लूटने के बाद उसे कत्ल कर दिया था। अफसा तो उसी दिन ही मर गई थी, लेकिन उसकी रूह आज भी यहाँ भटक रही है। आज कई बरस बाद उसने रिजवान से अपनी मौत का बदला ले लिया है, मगर वो तुम लोगों को भी अपना मुजरिम समझ रही है, क्योंकि उस रात उसकी किसी ने भी मदद ना की थी। लिहाजा वो अब अपना बदला लिए यहाँ से बिल्कुल भी वापस ना जाएगी। खैर, मैं कोशिश करता हूँ तुम मेरा ये दम किया हुआ पानी उस हवेली में अच्छी तरह से छिड़क दो, ताकि उसकी रूह को कुछ सुकून मिले। और हाँ, याद रखना, जब तुम उस हवेली में जाओ तो अपने इर्द गिर्द एक हसार जरूर कर लेना। ये लो तावीज, इसे अपने गले में डाल लो और होटल में मौजूद बाकी लोगों को भी पहना दो। वो किसी भी तरह से अपना इंतकाम लिए बगैर यहाँ से वापस नहीं जाएगी। बेटा जल्दी करो, वक्त बहुत गुजर गया है। ये ना हो कि तुम में से फिर किसी की मौत हो जाए। इतना कहकर आमिल साहब ने वो पानी की बोतल और तावीज मुझे दे दिए। होटल में सबको तावीज पहना देने के बाद मैं और आसिम उस हवेली की जानिब बढ़ने लगे। वहां पहुंचते ही मैंने सबसे पहले अपने इर्द गिर्द हिसार किया और दिल ही दिल में आयत करीमा का विर्द करने लगा। अगले ही लम्हे आमिल साहब की आवाज मेरे कानों से टकराई। अदनान बेटा, वो तावीज अपने गले में डालो और उस बंद कमरे की जानिब बढ़ो। मैंने जल्दी से अपनी जेब में से तावीज निकालकर अपने गले में पहन लिया और डरते हुए कदमों से उस कमरे की जानिब बढ़ने लगा।
जहां पर हफ्सा का कत्ल हुआ था। जैसे ही कमरे के दरवाजे को एक धक्का दिया तो वो एक चिरचिराहट के साथ खुलता चला गया। मैं अपने लरजते हुए कदमों से जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो एक जोरदार चीख ने मेरा दिल दहला दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और हफ्सा मेरे सामने नमूदार हो गई। उसके हाथ में किसी बच्चे का धड़ था जो आधा खाया हुआ था। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, हफ्सा ने मुझे देखते ही मुझ पर हमला कर दिया। वो पूरी तरह से खून में लथपथ थी, मगर मुझे छूते ही उसे एक जोरदार झटका लगा। अपना बदला लेने की खातिर न जाने उसने कितने मासूमों की जान ले ली थी। मेरी तरफ देखते ही वो जोर से घुराई, अदनान, तुमने तुमने जो कुछ भी किया मगर अच्छा नहीं किया। अगर उस रात तुम मुझे बचा लेते तो वो मुझे जान से ना मारता। इतना कहकर वो बुरी तरह से रोने लगी। मेरी नजरें अब भी उसके चेहरे पर टिकी हुई थी और अंदर ही अंदर से मेरा दिल चाह रहा था कि उसे अपने गले से लगा लूं। आखिर उसकी बात भी तो सच ही थी, उसके साथ भी जुल्म हुआ था। मगर मगर मैं क्या करता, मेरे पास कोई और चारा भी तो ना था। रिजवान के साथ उसकी मोहब्बत ने मेरे दिल में उसके लिए नफरत पैदा कर दी थी। मैं अभी इसी शिशुपंज में मुब्तला था कि मेरे कानों में फिर से आमिल साहब की आवाज टकराई, बेटा, ये सब नजर का धोखा है, तुम जल्दी से वो पड़ा हुआ पानी यहाँ छिड़क दो। आमिल साहब की आवाज मेरे कानों में टकराते ही जैसे मैं होश की दुनिया में वापस आ गया। मैंने फौरन ही पानी वाली बोतल खोली और हफ्सा की जानिब उड़ेल दिया। पूरे कमरे में एक जोरदार चीख गूंज उठी और हफ्सा की शक्ल इंतहाई खौफनाक हो गई। वो एकदम से चकराते हुए जमीन पर जा गिरी। फिर मैंने अपनी जेब में डाला हुआ तवीज फौरन से उसके गले में डाल दिया। तावीज उसके गले में डलते ही उसके पूरे जिस्म को आग लग गई और मैं घबरा के पीछे की जानिब हट गया। चंद ही लम्हों में हफ्सा की रूह राख का ढेर बन गई।